हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग का क्रैश कोर्स सीजन चल रहा है, यानी कि आपके जो 10th के एग्ज़ाम है उसमें आपकी सारी जो प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अब जो बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, पहले उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद ये सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस है। ओनली क्या होगा हमारे यहाँ पे, आपको लगातार आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, उससे रिलेटेड हम लोग को क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे कराए हुए हैं। उसमें बैटरी नहीं डाला हुआ कर लिए सर। ऑन है। फिर से रीटेक कर लीजिए। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस में सेशन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय से सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी ना, वो सारे के सारे आपको हम लोग के साथ ही करते हुए चलना है। ऐसे क्या होगा कि आप लोग को भी कितना याद है वो ये होता चलेगा, प्लस में हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, तो आपको साथ साथ आपको फटाफट वो भी याद होता चलेगा। तो इससे रिलेटेड और भी अदर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मतलब कौन है ऐसा करके नहीं है, बट आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है। सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है, आपको फटाफट जो यहाँ पे कराए जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, अगर आप लोगों को सब पहले ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग सारे इससे पहले हमारे जो चैप्टर है ये सब भी अपलोडेड है, वो जाके भी देख सकते हैं। वो देखने के बाद इसका क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान होगा, तो वहाँ पे पहले समझ लीजिएगा। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, एक मिनट पॉज कर लीजिएगा, खुद से ही पहले बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रेनलिन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हमारे शरीर की, जो ग्लैंड के रूप में है हमारे यहाँ, कौन सा है, लीवर। ठीक है, तो हमारे यहाँ बोला भी गया सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में, तो वो कौन होता है, लीवर, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा साइज आपको पता ही है हमारे शरीर में। ये हमारे राइट साइड में, अपर राइट साइड में ये सिचुएटेड होता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की कौन है, ये लीवर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये याद करने की चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग। ठीक है, ये घेंगा पनपता कैसे है, ग्वाइटर अथवा घेंगा जो रोग है वो कैसे पनपता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया, बना लीजिए अगर इनको मालूम है। तो कौन सा होगा, किससे, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापे से। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि बचपन से जो बच्चे अगर इसका ऐड देखते हुए आते होंगे तो वो भी बना देंगे कि ग्वाइटर अथवा घेंगा को रोग कौन से पनपता है, आयोडीन की कमी से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐड भी यही सब आते रहते हैं। बचपन में आते थे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है, आपके देखते होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से ये घेंगा रोग मतलब क्या है, ये आपकी जो ये क्या रहा, ये ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया के आस में क्या है हमारा, ये इस तरीके से ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, या तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अवटु ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। तो ये अवटु ग्रंथि जो है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है, ये क्या बनाता है, थायरोक्सिन। क्या बनाता है, थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन बनाएगा, थायरोक्सिन का क्या काम है हमारे शरीर में, बहुत सारे काम होते हैं। बेसिकली सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो यही कंट्रोल करेगा। शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है। तो उपापचयी क्रियाएं, यानी हमारे शरीर में सारे तो उपापचयी क्रियाओं के थ्रू ही काम होते हैं ना, तो अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा आपका, बेसिकली ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी थायरोक्सिन हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, और थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट हो गया
तो इस वाले को अब थायरोक्सिन बनता कैसे उसके बारे में सुनिए। तो थायरोक्सिन को बनाने के लिए हम लोगों की क्या ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की। ऐसे भी थायरोक्सिन का अगर रियल नेम जानिएगा ना तो क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो यानी इसके नाम में ही आयोडीन है, यानी आयोडीन तो ज़रूरत पड़ेगा ही इसको। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनने लगता है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनने लगता है तो क्या होगा? ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारा वो साइज में इंक्रीज कर जाता है। ये आपको क्या हो जाएगा? साइज में ऐसे इस तरीके से इंक्रीज कर जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? और ये हमारा बेसिकली इस गले वाले रीजन में है तो घेंगा रोग बोलते हैं हम लोग इसी बात से, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा घेंगा रोग, ठीक है। तो ये आपका थायराइड या आपको जो बोला गया यहाँ पे ग्वाइटर, इसी को ग्वाइटर भी बोला जाता है या घेंगा रोग। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब टू ग्रंथि से यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जिसका काम क्या है? शरीर की सारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना, ठीक है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करना, आपके सारे काम, ठीक है। इस वाले में क्या होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया हमारे लिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन को अब ये बनता किससे? तो आयोडीन से बनता है। तो इसलिए क्या हो जाता है हमको कि अब आयोडीन की अगर कमी है यानी कि हम आयोडीन उतना प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगी? आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो ये थायराइड ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। अब इसीलिए बोला जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ज़्यादातर देख एक सिंपल वे बनाया गया कि सब लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादातर ये हो रहा था कि जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है उनको और ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा था। बड़े लोग तो अच्छे से ले लेते हैं इनटेक, अपना खाना पीना उनका अच्छा होता है, लेकिन जो अगर उनकी वो प्रॉपर एक वक्त की जो कहते हैं ना खाना भी जिनको नहीं मिल रहा है उनको तो और ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमेशा तो उनके लिए बोला गया कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो सबसे सस्ती है और सबको लगभग हर लोगों को मिल जाता है, हर एक तबके के लोगों को क्या होता है वो चीज़ें मिल जाती है। तो ऐसा बनाया गया कि नमक को ही क्या है? आयोडीन युक्त बना दिया गया। तो जितने भी मार्केट में नमक मिलते हैं आयोडीन युक्त ही होते हैं। पर आज भी बहुत टेस्ट वेस्ट ये सब करके ही लेना चाहिए, किसी में होता भी है किसी में नहीं भी होता है। तो प्रॉपर आप लोग इसका जांच करके उपयोग करना। तो आंसर पता चल गया, ग्वाइटर से क्या होगा? आयोडीन की कमी से। फिर होगा हमारा थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? देखो अभी जस्ट मैंने इसे पिछले वाले स्लाइड में जो क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, उससे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आपकी थ्योरी जो बताई गई तो किससे होगी? अब तो आप आराम से बता सकते हो, थायरॉयड, यकृत, वृक्क या वृषभ, कौन सा होगा? थायरॉयड। कौन सा होगा? थायरॉयड। अभी जस्ट बताया था ना, थायरॉयड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? थायरोक्सिन। कितना अच्छा आसानी से याद भी हो जाता है ना, थायराइड से थायरोक्सिन। या हिंदी में पूछ देगा तो क्या होगा? अवटु ग्रंथि, ठीक है। अब क्या होगा हमारा? मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारे मनुष्य में जो है वो डायलिसिस की थैली किसको बोला जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। यहाँ सामने इतना सही ऑप्शन दिया हो ना कि आदमी आराम से एक ऑप्शन चूज कर सकता है। न्यूरॉन का भी हो सकता है कि आप बताओ, मानव में डायलिसिस थैली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आप लोगों को पता पहले होना चाहिए, ठीक है, कि ये हमारा जो डायलिसिस थैली आखिर होता क्या है। तो डायलिसिस जो है वो हमारे कहाँ आया था? अगर ये जो बच्चे टॉपिक जानते हैं तो वो हमारे आए थे किसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारा उत्सर्जन तंत्र में। तो उत्सर्जन तंत्र में आया है। तो उत्सर्जन तंत्र में बताया गया था और इसी में डायलिसिस भी बताई गई थी। जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है यानी मूत्र का निर्माण सही से नहीं कर पाती है तो क्या होता है कि डायलिसिस यानी कि बेसिकली किडनी फेलियर सुनते हैं ना, तो किडनी फेल होने की वजह से क्या होता है हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक तरीके से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो हमारे कहाँ होती है? नेफ्रॉन में जिस तरीके से होती है उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, ठीक है। इस तरीके से नेफ्रॉन होता है ना। तो ये क्या है? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में क्या है आप लोगों को पता है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेगा। ये क्या है? केशिका गुच्छ,
ग्लोमेरुलस जिसको बोलते हैं, केशिका गुच्छ। अभी इस केशिका गुच्छ से क्या होता है, आपके जो भी पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से छनते हैं, और छन के ब्लड से छन के सारा का सारा जो फिल्ट्रेट है वो इसमें आता है और वो फिर इसमें जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस करने का हम लोग डायलिसिस भी जब करवाते हैं तो ऐसे ही कराते हैं। तो ये बोला मानव में डायलिसिस थैली क्या है। डायलिसिस एक्चुअली में क्या होता है, कृत्रिम प्रक्रिया है जिस तरीके से हमारे शरीर में नेफ्रॉन ब्लड को छान के मूत्र निर्माण करने का काम करता है, उसी प्रकार से जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करने लगती है तो हम लोग कृत्रिम रूप से डायलिसिस बनाते हैं, यानी कृत्रिम किडनी भी उसको बोला जाता है। तो कृत्रिम किडनी इसी तरीके से वो भी छानने का काम करती है। कैसे करती है, ये एक समझ लो एक बीकर है, ठीक है, इसमें एक तरीके का ट्यूब लगा होता है, ये ट्यूब लगा हुआ रहता है और इससे क्या होता है, हमारे ब्लड को गुजराया जाता है। यानी एक पेशेंट है, उसका ब्लड हम लोग ले लिए इसमें, ठीक है, इसमें ब्लड आ गया, जा रहा है, ठीक है। ये जो ट्यूब है वो इस तरीके से ट्यूब होता है कि इसमें से क्या होते हैं, जो एक्सक्रीटरी पदार्थ हमको बाहर निकालने हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हमको बाहर निकालने होते हैं, वो निकल के कहाँ आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, इस फ्लूइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड में आ गए जो उत्सर्जी पदार्थ हमको निकालना था। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उत्सर्जी पदार्थ को तो वो निकाल नहीं पा रही है, तो वो नहीं निकाल पा रही है तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे कृत्रिम रूप से कराते हैं कि हम अपने ब्लड को इस ट्यूब से गुजारते हैं, इसी को डायलिसिस थैली एक तरीके से बोला जाता है। तो ये क्या करेगी, जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ जिसको बाहर निकालने, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो अब तो ये निकल गया, तो यहाँ के बाद आपकी जो ब्लड है वो प्योर ब्लड वापस से क्या ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, बॉडी में। ठीक है, पेशेंट के बॉडी में, शरीर में वापस से ये कर दिया जाता है, तो इसी को डायलिसिस थैली बोला जाता है। ये किस तरीके से काम करता है, बेसिकली यहाँ पे बहुत लंबे कॉन्सेप्ट है, ये सब मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका है। यहाँ फिर भी एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होगा। इतना तो समझ में आ गया कि उत्सर्जी पदार्थ इसमें निकल जाते हैं, वापस से ब्लड शुद्ध हो जाता है। ये निकलते कैसे, उसकी प्रक्रिया सुनिए। ये किस प्रकार से निकलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जो से गुजर रही है, ब्लड में जो गुजर रही है, तो हम लोग क्या रखते हैं ना, इस वाले को, यहाँ पे जितने भी जो फ्लूइड डाली हुई है वो ऐसा रखते हैं कि जो इस वाले रक्त वाले जहाँ से ब्लड गुजर रहा है उससे क्या रखते हैं, बेसिकली आइसोटोनिक रखते हैं, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे हाइपोटोनिक रखते हैं। और हाइपोटोनिक रहने से क्या होता है, इधर हाइपोटोनिक रहेगा, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन यहाँ का क्या है, कम है, कंसंट्रेशन क्या होगा, लो। और यहाँ का इस ब्लड में से कंसंट्रेशन क्या है, हाई, ये कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, हाई। तो इससे क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज़ें मूव करती है ना, तो यही जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये किसके लिए है, N2 वेस्ट के लिए। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही निकलेगा, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है। ब्लड ये सब बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आता है ना कि ब्लड बाहर नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो आइसोटोनिक है। ठीक है, ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही बाहर जो फ्लूइड है उसमें भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आपके ये बाहर नहीं जाते, तो ये क्या रहेगा, लगभग बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायलिसिस काम करता है। और ऐसे ही हमारे शरीर में ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन के बारे में है, जो कि क्या इस तरीके से छनने का काम करता है, छन रहा है ना यहाँ पे भी, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी चीज़ें मूत्र का निर्माण होकर ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। कभी भी न्यूरॉन नहीं होगा, न्यूरॉन ये सब काम नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, कोई नहीं तो नहीं, पर नेफ्रॉन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भोजन के पचने में हम लोग करते क्या है, तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे यही हो रही है। ठीक है, तो देखो हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर क्या लेते हैं, फैट। ठीक है, जिसको वसा बोला जाता है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे में भोजन में होती है, विटामिन एंड मिनरल्स।
ठीक है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट हुआ। अब ये क्या है, हमारे जो भी भोजन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, हमारे शरीर में इस वाले फॉर्म में अवशोषण नहीं होगा। तो उस खाने को क्या होता है, हमको ज़रूरत होती है पाचन की। सबसे पहले स्तर पे हम लोग पाचन कहाँ कर लेते हैं, खाने को बनाने में, ताकि हम लोग को क्या आसानी से पाचन की प्रक्रिया पेट के अंदर हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग पहले पाचन कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या है, आमाशय मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला स्तर वो मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ भोजन का पाचन होता है। तो भोजन के पाचन में होता क्या है, मान लीजिए अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है तो हम लोग किसके फॉर्म में लेते हैं, जनरली जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में लेते हैं, ज़्यादातर सुक्रोज है, ठीक है, गलैक्टोज है। इस तरीके से क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, अभी नहीं समझ पर पॉलीमर के फॉर्म में लेते हैं। तो इसको हमको तोड़ना जरूरी होता है। तो तोड़ के हम लोग क्या बना लेते हैं, मॉल्टेज, क्या बना लेते हैं, मॉल्टेज या ग्लूकोज, इस तरीके से। अब ये क्या है, आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं ना, प्रोटीन के तोड़ के किस में बना लेते हैं, अमीनो एसिड में। किस में बना लेंगे, अमीनो एसिड। इसी को अमीनो अम्ल बोला जाता है, प्लस में ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। तो इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना प्रोटीन। फैट का भी किस में होता है, फैटी एसिड। किस में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है। ठीक है, बस ये अमीनो एसिड हो गया, यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल यहाँ पे आएगा आपका चीज़ें। तो ये ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट ये है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस तरीके से आपकी जो टूट रही है, तो इसे क्या पता चल रहा है कि हमारा दिख रहा होगा कि हम पहले क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन कहलाएगी, संयोजन कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी या विस्थापन कहलाएगी। यहाँ पे आप खुद आप आंसर दे सकते हो कि क्या हो रहा है। उपचयन मतलब क्या होता है, दोनों का मिलना। संयोजन मतलब ये जुड़ने वाला काम होगा, ऐड। संयोजन तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है। अपचयन मतलब क्या होता है, पाचन, टूटना। इसका मतलब क्या होता है, टूटना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टूटने का। विस्थापन मतलब होता है कि डिस्प्लेस करना, एक की जगह पे दूसरी को डिस्प्लेस करना, वो तो नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, सुनो, कौन सा पादप नियंत्रक। पादप नियंत्रक करने का क्या मतलब हुआ, जो प्लांट को नियंत्रण कर सके। ठीक है, प्लांट को नियंत्रण करने वाले जो होते हैं, प्लांट को नियंत्रण करने वाले क्या कहलाते हैं, हार्मोन। क्या कहलाते हैं, हार्मोन। सिंपल सी है, हार्मोन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, यानी प्लांट को नियंत्रण कौन करने वाला है, हार्मोन। अब हार्मोन का फल बेचने वालों द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारे फल बेचने वाले लोग हैं वो कौन से हार्मोन का यूज करते हैं। तो अब जो पढ़े होंगे पादप हार्मोन, बहुत सारे पादप हार्मोन है, ठीक है, इथाइलिन है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, इस तरीके से हमारे पादप हार्मोन होते हैं। तो उसके क्या होंगे, अब एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सीन। अब इस सब से काम जानिएगा तब समझ में आएगा कि कौन सा वाला ये यहाँ पे यूज होगा। तो देखो, ऑक्सीन का क्या काम होता है, ये सेल ग्रोथ में, बेसिकली प्लांट के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लांट ग्रोथ में ही आएगा। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन ये समझना है कि फल बेचने वाला है। फल बेचने वाला है मतलब क्या, वो फल तोड़ करके लेके आएगा। यहाँ पे प्लांट को उगाने से तो कोई मतलब नहीं है उसको, वो डायरेक्ट फल को खरीदेगा। तो वो कौन सा यूज करेगा, तो ऑक्सीन प्लांट ग्रोथ के लिए तो वो नहीं होगा। इथाइलिन, इथाइलिन का क्या काम होता है, बेसिकली फलों को पकाना। फलों को पकाने का काम किसका है, इथाइलिन का। फलों को पकाना किसका काम है, इथाइलिन का। जिब्रेलिन भी क्या करता है, ये भी आपके प्लांट ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं। अब एब्सिसिक एसिड तो बेसिकली रोकने का काम करता है, किसी को टूटना हो ना, विरोधी अम्ल है ये। ठीक है, विरोध में काम करता है। किसके विरोध में काम करता है, प्लांट ग्रोथ के। प्लांट ग्रोथ के विरोध में काम करता है। तो इस तरीके से क्या हमको आंसर नजर आ रहा है कि कौन सा होना चाहिए। तब फल बेचने वाले लोग हैं, तो फल बेचने वाले लोग क्या करते हैं, पहले से बहुत ही कच्चा फल लेके आ जाते हैं, ताकि हमको मार्केट में अगर हम
कच्चा फल नहीं लेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कौन जो है वो फल बेचने वाले कौन सा यूज करेंगे, इथाइलिन, ताकि वो फलों को सही समय पे पका कर बेच सके। इस तरीके से इथाइलिन का उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर क्या होगा क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है, मतलब क्या है बोल रहा है वो, क्या कहलाती है, हमारे शरीर में वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है। उद्दीपन मतलब अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि उद्दीपन क्या है, यहाँ पे हमको क्या समझना है, उद्दीपन क्या होगा। तो उद्दीपन मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का सेंसेशन हमारे शरीर में आना। ठीक है, जैसे हमको कोई सनलाइट महसूस हो रहा है, कोई हमको टच करेगा तो पता चलेगा कि हॉट है, कोल्ड है। इस तरीके से जो सेंसिटिविटी है उसको क्या बोला जाता है, उद्दीपन बोला जाता है। किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, महसूस करना बेसिकली। ऐसे ही प्लांट भी महसूस करते हैं, जैसे कि वो सनलाइट के रिस्पॉन्स में अपना ग्रोथ शो करते हैं। फिर हमारे अपोजिट में जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जड़ की, रूट की ग्रोथ होती है। इस तरीके से कोई प्लांट है तो इस तरीके से ये कहाँ जाएगा, सनलाइट की तरफ। और ये जो इसका रूट है, ये जो रूट है वो कहाँ जाएगा, हमारे रूट जो हो जाएगा वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के टुवार्ड्स जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना ग्रोथ शो कर रहा है ना, ये सब आपके जो भी उद्दीपन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर जिधर पानी मिलेगा उधर आपका जाएगा। ठीक है, पानी के अकॉर्डिंग भी इसका शो करता है। तो पानी, फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के अकॉर्डिंग भी इन लोग के ग्रोथ होते हैं, कि जिधर केमिकल मिलेगा उधर आपका शो होगा। तो उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से उद्दीपन मिल रहा है। या तो फिर जैसे एक लाजवंती का प्लांट है, आप लोगों को पता है, उसको टच कीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती है तो उसके लिए भी क्या है आपका ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था उद्दीपन तो आप लोगों को समझ में आ गया। तब उद्दीपन मतलब कि जो जिसके अकॉर्डिंग वो महसूस करके अपना ग्रोथ रिस्पॉन्स शो करते हैं, किसी तरीके का रिस्पॉन्स शो करना। तब यहाँ पे उद्दीपन है, जो भी चीज़ें हैं बाहर अवेलेबल, उसका कैसे कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरीके का प्लांट वो उसको ग्रहण करता है, किस तरीके से ग्रहण करता है, उस अंग का क्या नाम है, बेसिकली उस अंग का क्या नाम है, उसको वो पूछा जा रहा है। तो देखो, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, यानी वही हम लोग किस तरीके से पता करते हैं कि हाँ ये सनलाइट है, या किसी को हम लोग देख रहे हैं तो हमारी एक उद्दीपन वाली संरचना कौन होगी, आइज होगी। टच कर रहे हैं तो ये स्किन हो जाएगी, हमको महसूस दिलाता है ना ये कि हाँ कोई टच कर रहा है, किसी तरीके का गर्म हम छू रहे हैं या इस तरीके से, तो ये पहचान कराएगी। तो ये हमारी स्किन एक तरीके से हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। अब ये जो ग्रहण करेगा वही ग्राही कहलाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ग्रहण कर रहे हैं, आइज बोले या स्किन बोला जाए, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो सब के सब क्या करते हैं, ग्रहण ही करते हैं, चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि टंग हो गया तो टेस्ट, खाना खाया तो टेस्ट को ग्रहण किया ना, तो आपका ये हो जाएगा। फिर आइज है तो चीज़ें क्या पड़, लाइट पड़ रही है तो ये ग्रहण कर रहा है। ईयर है तो सुन रहे हैं तो चीज़ों को क्या वो भी ग्रहण कर रहा है। तो सब चीज़ें ग्रहण करने वाली होती तो क्या कहलाएगी, ग्राही कहलाएगी। तो इसी तरीके से आपके प्लांट में भी होते हैं तो वो ग्राही अंग के नाम से जानी जाती है। तो ये समझ में आ गया क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। दो प्रकार की होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ऐसा ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि क्या होता है, अंतःस्रावी भी होता है, बाह्यस्रावी होता है। यानी इसको बोले जाते हैं आपके कंपाउंड ग्लैंड या मिश्रित ग्लैंड। कंपाउंड या मिश्रित ग्लैंड इसी को बोला जाता है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, इस तरीके के नाम से यह जाना जाता है। तो यहाँ पे किसको बोला जाता है, जो कि आपके अंतःस्रावी कहने का क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात है कि जो क्या रिलीज करे, एंजाइम रिलीज करे। और ये एंजाइम क्या करेंगे, आपके खाने के पाचन के लिए होंगे। खाना का क्या करेगा, पाचन करेगा। रुक जाइए, ये अंतःस्रावी मतलब क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन क्या करेगा, आपके जो हार्मोन्स के काम होते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि ग्रोथ के रिकॉर्डिंग या और भी अलग जो भी है आपके हार्मोन रिलीज करेंगे। और बाह्यस्रावी मतलब एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये एंजाइम खाने के पाचन में यूज होगा। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज करे और एंजाइम भी रिलीज करे, तो देख लो यहाँ पे
अग्नाशय, थायराइड, पाराथायरॉइड, पिट्यूटरी। अब यहाँ पे ऐसा किसका नाम सुने हुए हो जो पाचन में भी नाम आता है? पाचन का जो चैप्टर है उसमें भी आप लोग उस ग्लैंड का नाम सुने होंगे। थायराइड अभी सुना कि थायरोक्सिन रिलीज करता है, कुछ ऐसा खाना एंजाइम भी रिलीज करता है क्या जिसको पाचन करे? नहीं। पाराथायरॉइड ये भी हार्मोन ही रिलीज करते हैं, ये भी नहीं। पिट्यूटरी तो हमेशा सुने होंगे कि ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। आपको पता है कि इंसुलिन रिलीज करता है, ये क्या है? हार्मोन है, हार्मोन है। ये क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल शुगर, ठीक है। और ये जो हमारा ये नेक्स्ट, ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये अंतःस्रावी। यहाँ से क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी कब होगा? आपको पता है अग्नाशय से ही बहुत सारे पाचक रस आते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाती है और वहाँ पे खाने का पाचन करती है। तो अग्नाशय से बहुत सारे रस आते हैं आपके, ठीक है। अग्नाशयी रस जिसको बोला जाता है, अग्नाशयी रस, जो कि क्या करेगी? भोजन का पाचन करने का काम करेगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अग्नाशय। फिर है हमारा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? यहाँ पे बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या पता चला कि वो हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि है। ऐसे ना आपके क्वेश्चन समझने चाहिए कि क्या क्या बोल रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या है? आपका हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि है। एक पता चल गया हमारा, ठीक है। जो कहाँ पे स्थित है? वृक्क के दोनों ओर। अब इसका क्या बताया है? सिचुएशन बताया कि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, यानी दोनों जो वृक्क है आपके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसके क्या है? ऐसे दोनों ओर ऊपर ये प्रेजेंट है। तो आपको पता है ये वृक्क के ऊपर दोनों ओर रहने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? बोलो, कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? इसको बोला जाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता है, यानी कि यहाँ पे गोनैड्स मतलब क्या होते हैं आपके? ये गोनैड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो गोनैड्स तो नहीं होंगे। गोनैड्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरी, तो ये तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी तो हमेशा से बचपन से याद रहता है कि वो हमारे कहाँ स्थित होता है? ब्रेन में, तो ये भी नहीं होगा। अग्नाशय, अग्नाशय अभी जस्ट मैंने बोला कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास आपको स्थित होता है, यानी कि ये आपके इधर से क्या आया? स्टमक, ये इस तरीके से क्या हो गया? डिओडेनम, और ये इसके आसपास ये रहा आपका अग्नाशय, जो इस तरीके से रहा। फिर ऐसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो किडनी आई नहीं, तो ये भी आपका चला गया। बचा क्या? एड्रिनल। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था एड्रिनल, और यहाँ पे देख के भी बता सकते हो। कभी याद ना रहे तो ऐसे ऑप्शन को छाट करके भी आंसर बता सकते हो, और डायरेक्ट याद रहे तो जो याद क्वेश्चन है आंसर उसको डायरेक्ट टिक किया कीजिए। तो एड्रिनल हो गया। फिर क्या है हमारा? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? अब जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या होगा? देख लो, सिंपल सी, प्रकाशग्राही, ध्वनिग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। जो जिसको जैसे ग्रहण करेगा उसका उसी तरीके से नाम है। तो श्रवणग्राही क्या हो जाएगा? श्रवण। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना ना। यहाँ पे क्या बोला? ध्वनि। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, तो हम ध्वनि ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि श्रवण, सुन रहे हैं ना, ध्वनि, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? श्रवण को ही बोला जाता है, तो श्रवणग्राही होगा। प्रकाशग्राही प्रकाश के ग्रहण को करते हैं, नहीं। ध्वनिग्राही मतलब क्या होता है आपका? बेसिकली ये नासा, मतलब कि जो सूंघना होता है, इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। स्पर्शग्राही, नहीं, स्पर्श तो नहीं होगा। यहाँ पे सामने बोला है कि ध्वनि ग्रहण करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? श्रवणग्राही। फिर नेक्स्ट क्या है? वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? अभी जस्ट क्वेश्चन कराया गया ना, अब बता दो। पीयूष ग्रंथि नहीं, पिनियल ग्रंथि नहीं, आधिवृक्क, उसी को हिंदी नाम है, एड्रिनल का हिंदी नाम क्या है? अधिवृक्क। क्या बोलते हैं उसको? अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर रहने वाला अधिवृक्क, सिंपल सा आंसर है, इजिली याद हो जाता है। क्वेश्चन वृक्क क्यों बोला था? अधिवृक्क। अब तो अभी मैंने बताया थायराइड ग्लैंड, ये तो गले में रहता है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिवृक्क।
फिर क्या है नेक्स्ट, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। अब फिर से को देखो क्या बोला, एड्रिनलिन हार्मोन, तो एड्रिनलिन हार्मोन है। अब एड्रिनलिन हार्मोन है तो कौन से ग्लैंड से रिलीज होगा, एड्रिनल ग्लैंड से, सिंपल। एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, एड्रिनल ग्रंथि से। थाइमस नो, पीयूष ग्रंथि नो, हाइपोथैलेमस नो, अधिग्री ग्रंथि से यस, अभी जस्ट पढ़ा कि अधिग्री को ही एड्रिनल बोलते हैं। और एड्रिनल से क्या रिलीज होंगे आपके, एड्रिनल से क्या रिलीज होंगे, एड्रिनलिन, क्या हो जाएगा, एड्रिनलिन, ठीक है, सिंपली हो गया। फिर है हमारा, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो जितने भी दिए हुए हैं उसमें से कौन है जो संवेदी अंग नहीं है। मैंने बोला जो सेंस ऑर्गन है उसको संवेदी अंग बोला जाता है, तो कान है, आँख ये भी है, नाक ये भी है, दिमाग, दिमाग बेसिकली संवेदी अंग नहीं है, वो किसी को ग्रहण नहीं करता, वो इन सब के जरिए अपने उसके बाद ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है, उस चीज़ों को वो ग्रहण नहीं करके उसको क्या बोलता है, इंटरप्रिटेट करता है, पता करता है कि हाँ चीज़ें हम ये ग्रहण किए, तो ये टच हुआ है, ये ग्रहण किया, कौन ग्रहण किया, स्किन ग्रहण किया, ठीक है। अब ये स्किन ये संवेदना कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा, और उसको ये बताएगा कि हाँ ये जो टच है वो हॉट का है, कोल्ड का है, किस तरीके से है, वो ये नहीं बताएगा, आपका जो स्किन है वो ये नहीं बताएगा कि क्या है, लेकिन आपको ग्रहण वही करेगा। फिर हम जो भी सुन रहे होते हैं वो ग्रहण कौन करेगा, आपका ईयर ही करेगा, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि क्या सुन रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है आदमी, क्या कुछ सुन रहा है, वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो दिमाग नहीं होगा आंसर आपका, दिमाग। फिर है मेरु रज्जु, ये क्या है, मेरु रज्जु होना चाहिए, ठीक है। मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है मतलब क्या बोल रहा है ये, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या मेडुला से। मेरु रज्जु मतलब क्या होता है आपका, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या बोला जाता है, मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड रहा यानी कि आपकी, आप देखो कैसे बनेगा, इस तरीके से क्या है हमारा ब्रेन का लगभग इस तरीके से संरचना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर ब्रेन, ठीक है। उसी का ये पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, पॉन्स, ठीक है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स। ये क्या हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, जो मेडुला बोला गया है ना, ठीक है, तो मेडुला बोलो। ये क्या हो गया हमारा, सेरिबेलम, क्या हो गया, सेरिबेलम, ठीक है। इस तरीके से ये प्रमस्तिष्क जिसको बोला जाता है वो सेरिबेलम कहलाया। तो ये हमारा क्या रहा, मेडुला। अब यही मेडुला क्या होता है, नीचे हमारे शरीर में क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको चला जाता है। तो ये ब्रेन रहा, ये मेडुला रहा, मेडुला से ही क्या चला जाता है, ये नीचे आपके पीछे जो इस तरीके से है वही आपके क्या होते हैं, पीछे जो बैकबोन है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो जो बैकबोन हो रही है, बैकबोन के अंदर क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हो रहा है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेरु रज्जु, इसी को क्या बोल रहे हैं, मेरु रज्जु, ठीक है। तो मेरु रज्जु आप देख के बताओ कहाँ से रिलीज हो रहा है, पॉन्स से, मेडुला से या सेरिबेलम से, कहाँ से, देखो प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम को बोला गया, ये क्या हो गया, प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो वहाँ से निकल रहा है या पॉन्स से कि मेडुला से, तो देख के बता क्या लग रहा है, मेडुला ही जा रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अगर इस तरीके से इमेज याद रहेगा सबको तो इजीली बन जाएगा। तो प्रमस्तिष्क नहीं होगा, अनुमस्तिष्क आपके जो इसको सेरिबेलम को या अनुमस्तिष्क को बोला जाता है उससे भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पॉन्स, ठीक है, प्रमस्तिष्क एक्चुअली में इसको भी बोला जाता है, फोर ब्रेन को नहीं, मेडुला। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मेडुला से, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है, ये अनुमस्तिष्क होगा, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हमारा ये सेरिब्रम जो होता है वो हो जाएगा। अब देखो निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी निम्न आखिर दिया क्या है, जिब्रेलिन ऑक्सिन। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तब यहाँ पे ये है कि प्लांट हार्मोन में से ऐसा कौन सा हार्मोन था जो कि किस अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था। तो गैसीय अवस्था में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक हार्मोन होता है, जो भी बताया जा चुका है पहले ही। तो जिब्रेलिन नहीं होता है, ऑक्सिन भी नहीं होता है, बेसिकली ये आपका इथाइलिन ही होता है। क्या होता है, इथाइलिन ही होता है, एब्सिसिक एसिड भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इथाइलिन। ये कैसे समझोगे, इथाइलिन मैंने अभी बताया कि गैस फलों को पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फलों को पकाने वाले आपके इथाइलिन हार्मोन है। तो अगर हम क्या किया जाए, बेसिकली आपको दिखता होगा कि अगर एक पका हुआ केला है, उसको कच्चे केलों के ग्रुप में डाल दिया जाए तो क्या होगा, सारे के सारे केले क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। पर ऐसा कुछ हम लोग लिक्विड ऐसा गिरता हुआ तो नजर नहीं आता ना, बस ऐसे नॉर्मली पक जाते हैं। तो वो कैसे, इसलिए हुआ क्योंकि पके हुए केले से वो इथाइलिन हार्मोन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहे थे और सबके अंदर जा रहे थे और सारे के सारे केले भी क्या हो जा रहे थे, पक जा रहे थे। वैसी तरीके से हर फल के साथ होता है, जो भी एक पका हुआ फल कच्चे हुए फल के बीच में रख दो तो वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा इथाइलिन हो जाएगा। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन है पादप हार्मोन। इंसुलिन आपको पता है ह्यूमंस का है, तो ये नहीं होगा। थायरॉक्सिन ये भी पता है, अभी जस्ट इतनी क्लास चल रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजेन ये भी पता है, फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेलनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। साइटोकाइनिन अभी जस्ट पीछे पढ़ा था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लांट हार्मोन, जो कि क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। क्या कराएगा, सेल डिवीजन कराता है, किसमें, इन प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। फिर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है आपके, बेसिकली एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टर्म में बोला गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, या तो फिर दो न्यूरॉन जो संपर्क आपस में होते हैं उनको क्या बोला जाता है। यानी देखो कैसे चल रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक न्यूरॉन हो गया, इसकी क्या हो गया आपकी, ये इस तरीके से डेंड्रॉन हो गया, ठीक है, इसके फॉर्म में रहता है ये हो गया। तो इधर से भी क्या होगा आपका, इस तरीके से ही फिर ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इस तरीके से दो न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये दो न्यूरॉन है, इसके बीच बोला खाली स्थान को, इसको क्या बोला जाता है, प्रथम न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट है ये, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये बताना है कि इन दोनों के बीच के मध्य खाली स्थान है जो, उसको क्या बोलते हैं, दुमिका, सिनेप्टिक दरार यानी कि सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। अब आपको समझना है, ये सब नाम से आपको पहले परिचित होना पड़ेगा, तो पहले ही पढ़ा हुआ है। अब एक्सॉन जो बोला, ये एक्सॉन इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन। तो ये एक्सॉन होगा क्या, नहीं होगा। आवेग मतलब क्या होता है, आवेग मतलब ये जो तंत्रिका कोशिका जो है वो जिस संवेदना को ग्रहण करती है उसी को क्या बोला जाता है, आवेग बोला जाता है। इस तरीके से जो ग्रहण कर रही है इसको क्या बोला जा रहा है, आवेग। ये क्या हो जाएगा, आवेग। यानी इस तरीके यहाँ से आपको क्या करती है, डेंड्राइट्स के थ्रू आवेग को ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ट्रैवल करता हुआ चला जाता है। तो ये आवेग हो गया, यानी संवेदनाएं। तो ये तो नहीं होगा। सिनेप्टिक दरार, और रही बात दुमिका, तो दुमिका किसको बोलते हैं, इसको, इससे जो डेंड्राइट्स निकलते हैं ना, जिसको मैंने डेंड्राइट्स बोल रहा है, जो डेंड्राइट्स बोल रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, दुमिका बोलते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, ये तो खाली स्थान इसके बारे में पूछा जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बच रहा है अब, सिनेप्टिक दरार यानी बीच की खाली स्थान दरार की तरह आ रही है, या सिनेप्स। सिनेप्स हम लोग डिफिनीशन भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, दो न्यूरॉन के बीच मैंने संबंध को क्या बोला जाता है, आपका सिनेप्स बोला जाता है। यानी कि ये न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। यानी ये और ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये सिनेप्स बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सिनेप्स, ठीक है। ये आपका सिनेप्स हो गया। और यहाँ से जो आवेग है, ये जो यहाँ से आवेग जो है, ठीक है, वो कैसे है, इस तरीके से पानी के थ्रू, ये मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, इस नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा,
हमारा आंसर ये आपके सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स हो जाएंगे, सिंपल। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या है हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि किसके लिए, इसके काम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त में सभी। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क ही ऐसा है जो सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा हमारे शरीर में, सारे क्रियाएं, सब कुछ क्या कौन कंट्रोल करता है, हमारा मस्तिष्क। तो यानी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सब के सब क्या हो जाएंगे आपके आंसर, उपरोक्त में सभी। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव मतलब जो आपके एक कोशिकीय से हटके जो सारे बहुत सारे कोशिकाओं के जुड़ के बनते हैं। तब यहाँ पे ये सोचना है कि बहुकोशिकीय जीवों में इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता है रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय किसको बोल रहा है, तंत्रिका यानी जो तंत्रिका कोशिका के थ्रू हो, तंत्रिका से मतलब तंत्रिका कोशिका के जरिए जो होने वाली है, ठीक है। और रासायनिक समन्वय मतलब हार्मोन के जरिए, किसके जरिए, हार्मोन के जरिए। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, जो नियंत्रण एवं समन्वय है, उसमें दो पार्ट है आपके, एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी तंत्रिका तंत्र से होने वाली, और एक क्या है आपके हार्मोन से यानी रासायनिक समन्वय। तो यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा दोनों। तो बहुकोशिकीय जीव हम लोग है ना, तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, रासायनिक समन्वय भी होता है और आपकी तंत्रिका कोशिका वाले से भी समन्वय होता है। तो आंसर आपके उपर्युक्त में से दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, ये बेसिकली अलग तरीके से होगा। अब ऐसे कितने प्रकार के होंगे सो देख लो, जो न्यूरॉन है इसके प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक तो 2 प्रकार से भी होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड मतलब आपका क्या है, जो माइलिन शीथ होता है ना, माइलिन शीथ, ये अभी इस तरीके से जो हम बनाया है, ठीक है। ये न्यूरॉन रहा आपका, ये लास्ट के ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो इस तरीके से जो आपकी ये बनाई जाती है ना माइलिन शीथ, तो एक होता है कि जिसमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, एक होता है कि जिसमें ये प्रेजेंट ना हो। तो 2 तरीके से आपके ये होते हैं। तो एक ये होता है, फिर होता है आपका इसके डेंड्राइट्स के, ये हो गया 2 प्रकार वाले। फिर हो जाएंगे आपके, तो एग्जैक्ट ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है वो एक बेसिस दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो एक ये हुआ, दूसरा क्या हुआ कि आपके एपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर, ऐसे करके ये 3 प्रकार के से भी होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के भी होते हैं। एक क्या होगा, एपोलर यानी कि आपकी C4 न्यूरॉन किस अवस्था में रहेगी, इस तरीके से, इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपोलर। फिर एक क्या हो जाता है, यूनिपोलर। यूनिपोलर किसको बोला जाता है, बस ऐसे, बस एक एक्सॉन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक पोल दूसरा निकला तो ये हो गया। फिर एक तीसरा क्या हो जाता है, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब क्या होंगे आपके ये जो न्यूरॉन बने हैं ना, जिसके डेंड्राइट्स भी निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, मल्टीपोलर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया जा रहा है, तो वो हो जाएगा। इससे ज़्यादा चांसेस क्या है, 3 इस प्रकार के, एपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर के हिसाब से। अब इसमें मल्टीपोलर के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो हो जाएगा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप
कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप इस तरीके से आपका, तो ये क्या होगा? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा मस्तिष्क से सारे काम कंट्रोल होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि किसी गर्म तवे पे मैंने गलती से मेरा हाथ चला गया तो क्या होता है? फट से हाथ पीछे आता है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसी को बोलते हैं कि हम लोग क्या हुआ, ज़्यादा हम सोचने नहीं गए वहाँ पे कि अच्छा गर्म लग रहा है, हटाए नहीं हटाए, ऐसा नहीं कुछ हुआ। ये हमारे माइंड में इनबिल्ट है कि ये गर्म है तो फट से हाथ हटानी होती है, ये सोचने तक का भी मौका नहीं देता है। या फिर कुछ अचानक से कुछ कीड़ा वगैरह आता है हमारे आंखों में तो फट से क्या हो जाती है, हमारी पलक जो है वो बंद हो जाती है। तो सोचने का तो नहीं ना, तो हम लोग सोचने नहीं गए ना कि कहाँ से। तो सोचने वाली प्रक्रिया जितनी भी की जाती है वो कहाँ से हो जाती है? मस्तिष्क से हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है? आपके मेरुरज्जु से, ठीक है। यानी वो फट से आपके मस्तिष्क से जाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। मेरुरज्जु क्या होता है? आपके पूरे बॉडी में आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फैला हुआ है, उससे आपके डायरेक्ट सूचना जाती है और वहीं से वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है कि नहीं, ये तुरंत से हमको हाथ हटाना, नहीं तो हमको क्या हो सकता है? हानि पहुंच सकती है। इसलिए क्या हो जाता है आंसर? मेरुरज्जु। पेशी तक तो नहीं होगा, मसल से कुछ नहीं करते हैं, कंट्रोल की बात है ना। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये हमारा आपके देखते भी हो गए इमेज बना हुआ रहता है। तो ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, अगर किसी तरीके से संवेदना आई, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, तो क्या होती है, इस यहाँ पे पहुँचेगी जो तंत्रिका तंत्र है नर्व के थ्रू, और यहीं से क्या होगी, वापस से ये रिफ्लेक्स एक्शन पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जाने के लिए आपकी संवेदना जाएगी और ये इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये क्या हो जाता है हमारा? मेरुरज्जु। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। बाकी डिटेल के लिए और भी अच्छे से आप लोग वीडियो को देख लेना। फिर क्या है? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान नियंत्रक यानी हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो प्रधान रूप से नियंत्रण करने का काम करता है, यानी मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है। तो आपको पता है कौन है? जनन ग्रंथि होगा, नो। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, तो कौन होगा? आपको क्या लगता है? यही होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारा पीयूष ग्रंथि अवेलेबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बचपन से बोलते हुए आते हैं मास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड, ठीक है। यानी जितने भी हमारे यहाँ ग्लैंड मौजूद है उसको सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रधान नियंत्रक। तो हमारा आंसर पीयूष ग्रंथि हो गया। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है मतलब क्या होती है? नलिका वाहिनी, नलिका युक्त होती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसको बोले जाते हैं? जो आपके क्या रिलीज करते हो? हार्मोन, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का इंग्लिश क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होते हैं ना इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें ये डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस। इसी का ये हिंदी पूछ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, कि क्या होती है डक्टलेस। मतलब डक्ट मतलब नलिका नुमा संरचना, क्या? अलेस मतलब नहीं, यानी कि ये नलिका युक्त नहीं होते, तो नलिका विहीन। क्या होती है? नलिका विहीन। ये क्या होते हैं ना डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे देखो हमारे यहाँ जितने भी जैसे अग्नाशी रस है तो उनके पास क्या होता है, ये समझो, इस तरीके से अग्नाशी रस वाले होते हैं ना, अग्नाशय, ये क्या हो गया? अग्नाशय। अब अग्नाशय के बीच में इस तरीके से रहता है, ये सब क्या होती है? ये नलिकाएं पाई जा रही है, ट्यूब पाई जा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ट्रैवल करा के, ठीक है, सारे इसमें आएंगे। सब ये डक्ट के थ्रू यहाँ के जो सेल्स हैं ना वो अपने जो सिक्रीशंस हैं यानी जो एंजाइम्स हैं वो इस डक्ट में डालते चले जाते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिओडेनम आता है वो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो ये डक्ट लग रहा है ना, ये क्या हो रहा है आपका? डक्ट यानी नलिका। ये क्या हो जाएगी? नलिका है यहाँ पे। इस नलिका के नाम भी होते हैं। तो एंजाइम यानी बाह्य स्रावी, एंजाइम मतलब क्या हो जाएंगे? ये क्या हो? बाह्य स्रावी। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ क्या होता है, वो डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में सिक्रीट करते हैं। कहाँ सिक्रीट करते हैं? ब्लड में। तो उनको ज़रूरत नहीं होता है
ये डक्ट का, ठीक है, उनको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी है। अब ये अग्नाशय को मैंने बनाया है, तो अग्नाशय तो आपका हार्मोन भी रिलीज करने वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ब्लड वेसल्स आपके तो हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे हर जगह पे। अब ब्लड जो एक बार ब्लड में आ गया तो सारे हर जगह के ब्लड में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ के जो सेल्स हैं वो अपना सिक्रीशंस इस ब्लड में डायरेक्ट बगल में ही रहता है। जैसे ये ब्लड वेसल्स रहा, ये यहाँ पे इसका सेल रहा, सेल बता रहे हैं, यहाँ से जूम करके बनाओ तो ये सेल है, ठीक है। ये सेल अपना जो सिक्रीट करेगा हार्मोन डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, इस ब्लड वेसल्स में भेज देगा। तो इसको किसी भी नलिका की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नलिका विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है, सिंपल याद करने वाली चीज़ है। ये हमारी कहाँ पाई जाती है, यकृत में तो नहीं पाई जाती है, मस्तिष्क में भी नहीं पाई जाती है, पकवास है तो आपका क्या हुआ, भोजन के पाचन के लिए, वहाँ भी नहीं। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। यही लैंगरहंस की द्वीपिकाएं ही है जो क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। क्या रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, अग्नाशय में प्रेजेंट होती है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन मतलब जो जन्म देने में हेल्प करता है, उसको किसको बोला जाता है, टायरोसिन, ठीक है। ये क्या है हमारा, टायरोसिन। बेसिकली थायरोक्सिन को बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके लिए यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होंगे ना, वो कौन होगा, यानी संकुचन, यानी कि संकुचन ऑक्सीटोसिन से। ये क्या है आपका, थायरोट्रोपिन। क्या है ये, थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन भी नहीं होता, ये भी थायरोक्सिन के जैसे ही एक हार्मोन है। इंसुलिन आपको पता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में होता है। तो ये सब मैंने कट कर दिया, यानी ये सब तो आंसर होंगे नहीं, तो क्या होंगे। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये देखो, ये क्या मैंने बनाया है, ये गर्भाशय, ठीक है। ये फीमेल का क्या बना हुआ है, गर्भाशय। इसमें क्या है, क्या है बेसिकली, इसी में कोई भी बच्चा जो क्या है वो इसी में है, ठीक है। बेसिकली ये है इस तरीके से आपका। तो जब इसका जन्म होगा, ठीक है, तो जन्म होने के लिए क्या होगा कि इस गर्भाशय को थोड़ा फैलना चाहिए, ठीक है। तो गर्भाशय की ये जो मार्ग है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, योनि मार्ग। तो इसको क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, ठीक है। और ये ऊपर से क्या प्रेशर थोड़ा पड़ना चाहिए, इस वाले में प्रेशर पड़ना चाहिए ताकि ये जो बच्चा है उसका जन्म आसानी से हो सके। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस गर्भाशय को सिकुड़ना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सिकुड़ना, संकुचित होना पड़ेगा, तब ना आप इधर से प्रेशर लगाओगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, इस योनि मार्ग से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए यानी संकुचन की जरूरत होती है। और संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने अभी बताया, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। कौन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। तो इस तरीके से काम याद रखो तो इजिली बनते हुए चलते जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, ये तो सिंपल है, कौन हो जाएंगे, एड्रेनालिन, ये सब में रहते हैं तो ये तो नहीं होंगे। एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन के नाम से कौन है, तो ये तो फीमेल हार्मोन है, ये भी नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन कौन हो जाएंगे आपके, टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन तो नहीं है, तो भोजन के बेसिकली शुगर के बैलेंस के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, टेस्टोस्टेरोन। ये हो जाता है फीमेल हार्मोन, ये हो जाएगा मेल हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। अब पत्तियों का मुरझाना मतलब क्या होगा, वो विरुद्ध में काम कर रहा है ना, विरुद्ध में मैंने बताया था, यानी कि वो पत्ती मुरझा गया, यानी वो टूटने वाला है। जब किसी पत्ती को बेसिकली मरना होता है, यानी वो डाई कर दिया जाता है, तो वो मुरझा के क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो ये प्लांट ग्रोथ से थोड़े अपोजिट काम कर रहे हैं। और अपोजिट काम करने के लिए कौन सा हार्मोन था, जिब्रेलिन नहीं, ये ग्रोथ कराता है। साइटोकाइनिन मैंने बोला सेल डिवीजन कराएगा, यानी सेल डिवीजन कराएगा तो सेल या जो भी पार्ट होगा वो तो आपके हेल्दी नजर आएंगे, तो ये भी नहीं होंगे। एब्सिसिक एसिड क्या हो जाएंगे आपके, एब्सिसिक एसिड, यही है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। यानी कि ये आपका एंटागोनिस्टिक, यानी कि अपोजिट में, विरुद्ध में काम करते हैं। सभी सही है, नहीं भाई सभी सही नहीं है। कौन सही है आपका, एब्सिसिक आम्ल। यही आपका है जो पत्तियों को मुरझाने का काम करते हैं, फूलों को तोड़ने के काम करते हैं, पकाने नहीं तोड़ने के काम करते हैं। जितने भी हैं आपके जो प्लांट के ग्रोथ से अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका एब्सिसिक एसिड का काम होता है। फिर है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि जो भी आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसका समय कब रिलीज होगा, उसकी मात्रा कितना क्वांटिटी में रिलीज होगा, ये सब की क्रियाविधि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावन से, परिशुद्धन से, अनुक्रिया से या पुनर्भरण से। अब यहाँ पे बोल रहा है ये किस तरीके से चीजें हैं। स्रावन मतलब क्या होगा? सिक्रीशन, इससे तो नहीं होगा, ठीक है। परिशुद्धन, परिशुद्धन मतलब क्या हो रहा है? जो चीजें चल रही है, ठीक है, वो किसके बारे में आपकी चल रही है, ठीक है। तो परिशुद्धन मतलब आपका दोबारा से जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, किस क्रियाविधि द्वारा। तो क्रियाविधि यानी कैसे होगा कि वो उसी समय पे होना चाहिए, ठीक है, और आपके कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, ये सब किसके द्वारा आपकी नियंत्रित की जाएगी? अनुक्रिया जो होती है, ठीक है। बेसिकली अनुक्रिया एक तरीके से आपका कंट्रोल चलता है, ठीक है। पुनर्भरण मतलब तो वापस से भरना हुआ, तो यहाँ पे क्रियाविधि बोल रहा है जिससे आपकी मात्रा नियंत्रित की जाती है, तो क्या है आपका अनुक्रिया से ही आपका होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन में देख लेना। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि यानी जो जड़ है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके क्या रहेंगे? जड़ रहेंगे। ये अंदर फैलेगा ना, तो ये जड़ कहाँ वृद्धि कर रहा है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ तो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होना। गुरुत्वानुकर्षण यानी कि वही गुरुत्व के अनुसार, तो यही होना चाहिए आंसर। जलानुवर्तन यहाँ पे बोला बेसिकली अधोगामी, यहाँ पे टर्म क्या दे दिया? अधोगामी, यानी अधो किसी के नीचे जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए? गुरुत्वानुवर्तन ही होना चाहिए। ऐसे जड़ों का जल के अनुसार भी होता है, पर वो जल के अनुसार इधर भी जा सकता है। मान लीजिए पानी इधर है, ठीक है, वाटर क्या है? इधर है, तो ये जड़ क्या हो जाएगा? इधर ऐसे ग्रोथ करने लगेगा। तो ये अधोगामी तो नहीं हुआ ना, ये समझो तो तिर्यकगामी चले जा रहा है, ठीक है। तो अधोगामी वर्ड के लिए क्या आंसर सही है? गुरुत्वानुकर्षण। फिर क्या हो जाएगा हमारा? पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, या पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? हम बताओ कौन होगा? पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला, ठीक है, और आपका अनुमस्तिष्क, यानी अभी मैंने जो जस्ट बनाया था उससे पूछ रहा है। अग्र मस्तिष्क में आपके ये आते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन जिसको बोला जा रहा है। तो पोन्स मेडुला आपको दिख रहा था फोर ब्रेन के पास? नहीं ना, अभी जो मैंने इमेज बनाया था ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका प्रमस्तिष्क हो गया। तो ये है पोन्स, ये है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये क्या हो गया? मेडुला, ठीक है। ये दोनों को क्या बोला जाता है आपका? ये पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस में आते हैं? पश्च मस्तिष्क में आते हैं, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा अग्रभाग अग्र मस्तिष्क में क्या चला जाएगा? अग्र मस्तिष्क में। यहाँ बीच में ये कहीं पे मध्य मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मध्य मस्तिष्क। ये हो गया। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स मेडुला और ये अनुमस्तिष्क होते हैं। तो कौन हो जाएंगे आंसर? पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क दिखा क्या? नहीं। मध्य मस्तिष्क में तो इतने पार्ट ही नहीं होते हैं, प्रमस्तिष्क भी नहीं होगा, यानी जो सेरिब्रम बोल रहा है, तो अग्र मस्तिष्क का बात है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि आपके इच्छा के विरुद्ध अचानक से खुद ब खुद हो जाती है, आपकी इच्छा नहीं लेने जाता वो कि हमको ये काम करना है तो बोलो मालिक, करें कि नहीं करें, ऐसा कोई पूछने जाएगा? नहीं। जैसे कि वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। अब बताओ इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो पहले पता चलना चाहिए कि अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं है पूछा जा रहा है। तो अनैच्छिक क्रिया में अब वमन, जैसे कि वोमिटिंग हो,
तो वोमिटिंग आपको क्या पूछ के आता है, जैसे हम लोग बोल दे कि नहीं है तो रुकता है क्या, नहीं, आपके जब वो वोमिटिंग अगर बन जाती है तो क्या होती है, वो वोमिट हो ही जाता है। तो ये आपकी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, तो हमको बोल रहा है नहीं है पूछ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चबाना, चबाना मतलब आप मुंह में डाले हो, ऐसा देखो क्या कि मुंह में डाले और खाना अपने आप चबाना चालू हो जाता है, नहीं, हम लोग अब बोलते हैं, अगर चाहेंगे तो रोकना तो रोक सकते हैं, इसको इजीली रोक सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है कि हम चबाएं कि नहीं चबाएं। तो ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर ये सही है। अगला भी देख लो, लार आना। अब हम कोई भी खाना को मुंह में रख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बोलने जाएंगे दिमाग को कि हाँ भाई अब खाना आ गया तो लार का सिक्रीशन किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा इजीली, अब जैसे ही इवन तो ऐसा होता है कि अगर आप कोई टेस्टी फूड देख रहे हो तो क्या होता है, अपने आप खुद ब खुद आ जाता है कि हाँ सलाइवा का सिक्रीशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, तो ये नहीं होगा। और हृदय का धड़कना, ये आपको पता है ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये ऑल टाइम धड़क रहा है, कभी ऐसा नहीं कि हाँ अभी रुक जाओ तो रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चबाना। फिर क्या होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी जस्ट मैंने कराया था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, तो कौन सा होगा, ये घेंगा होगा यहाँ पे, ठीक है, चेंगा हो गया, तो ये क्या होगा, घेंगा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी या एड्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, सिंपली घेंगा रोग, अभी जस्ट पढ़ा ना, इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर हो गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी संतुलन बनाने के लिए कौन सा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। आपका जो संतुलन का पार्ट है ना, बेसिकली ये संतुलन के लिए कौन होता है, अनुमस्तिष्क। कौन हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, यानी कि आपका सेरिबेलम कौन हो जाता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का ही ये काम है कि वो क्या करेगा, कंट्रोल, आप किस तरीके से किस स्थिति में रहोगे, संतुलन बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है, यानी कि अनुमस्तिष्क जिसको बोला जाता है। तो आंसर हमारा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अब ये याद कैसे रहेगा, ये भी सिंपल सी बातें होती है, जैसे कि हम लोग बैलेंस करने के लिए ये देखना, जैसे कि कोई भी अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होता है, उनकी बैलेंस थोड़ी बिगड़ने लगती है, वो सही से क्या होता है, चल भी नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो होता है उस पर जाके अटैक करता है। वो जो अभी ज़्यादा अल्कोहल खाओगे, मतलब बेसिकली अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, वो सेरिबेलम पे अपना प्रभाव बनाता है, और सेरिबेलम पे प्रभाव बनाने से वो अपना काम करना छोड़ देता है, ठीक है, बेसिकली वो काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करने से क्या होगा, हम जो इतने बैलेंस रहते हैं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इस रीजन से ये है। फिर है पादप हार्मोन, यानी कि साइटोकाइनिन सहायक है किसमें, अभी मैंने बताया था सेल डिवीजन में होता है, यानी कि प्रसेह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए वृद्धि हो सकता है, तने की वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है साइटोकाइनिन सहायक है, बेसिकली इसका काम क्या है, सेल डिवीजन। काम क्या है इसका, सेल डिवीजन। तो कहीं पे भी सेल डिवीजन करना हो, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन तो होना जरूरी है ना, कैसे भी हो। तो क्या होगा इसका, ठीक है, मुड़ने के लिए क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है, यानी कि मुड़ भी रहा है, ग्रोथ भी शो कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, इनमें से सभी आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है, वृद्धि शो हो रहा है, तो यानी सेल डिवीजन होगा तभी तो कोई चीज़ ग्रोथ हो पाएगा। तने की वृद्धि, वहाँ पे भी आपकी तने की वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ, यानी सेल डिवीजन जरूरी है, तो ये भी हो जाएंगे आपके। प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यानी वहाँ पे भी आपकी सेल डिवीजन की ज़रूरत है, तो आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, मतलब कि अनुकुंचन, ये जो सिकुड़ने वाला जो काम होता है उसके लिए बोल रहा है। तो छुई मुई, घृत कुमारी, अब यहाँ पे जितने नाम है ये सामने से दिख के आपको पता चल रहा होगा कि आंसर कौन हो जाएगा, छुई मुई का पौधा होगा। अब कभी देखो घृत कुमारी यानी एलोवेरा को सिकुड़ते हुए, नहीं, ये कैंडुला जो भी है वो अलग तरीके का प्लांट होता है, ये छुई मुई की तरह नहीं होता। कैक्टस का प्लांट तो कभी जिंदगी में नहीं हो, ये खुद ही नहीं मरने के बावजूद वो आपके सिकुड़ने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, छुई मुई।
थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तब से पता चल रहा है, वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। थायराइड से थायरोक्सिन, पहले 4 बार इसके एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, ठीक है। इंसुलिन के कमी के कारण, मतलब कमी, यहाँ पे क्या है आपके, कमी के कारण कौन सा रोग होगा? मैंने बता रखा है इंसुलिन क्या करता है, शुगर बैलेंस में काम करता है। यानी अब इंसुलिन की कमी हो गई है, ये तो ऐसा है कि सब लोग इसका आंसर दे देंगे। नॉर्मल हर घर में आपके मधुमेह के रोग मिलते हैं, ठीक है, यानी कि शुगर के पेशेंट, तो क्या बोलते हैं कि इंसुलिन की कमी हो गया, तो क्या हो गया, उससे एड्स नहीं होगा, बेरी बेरी आई की बीमारी ये भी नहीं होगा, घेंगा भी नहीं होगा, क्या होगा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि जो आपका ये खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन, यानी कि जो आपका न्यूरॉन है को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। जल प्राप्त होगा, खून प्राप्त होगा, संकेत प्राप्त होगा या वायु। अब आपको पता ही है न्यूरॉन के बारे में, सिंपली इतना लंबा जो लैंग्वेज बना दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ पूछ रहा है आपका कि न्यूरॉन जो है वो इसका काम क्या है। जो ब्रेन में स्थित जो न्यूरॉन है वो करता क्या है, उसको शरीर से, पूरे शरीर से क्या पहुंचता है, तो कैंसर क्या हो जाएगा आपका, संकेत। हम लोग बोलते हैं ना कि आपके आवेग पहुंचते हैं, ठीक है, तो आवेग या किसी तरीके का सुनना, वो सारे के सारे हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। तो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं तो कौन हो जाएंगे आंसर, आपके संकेत। अब वायु तो नहीं जाता है, वो तो अपना खाना पीना जाएगा, जल जाएगा क्या, खून, ठीक है, न्यूरॉन के ये सब काम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, संकेत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये भी आंसर हो गया है, लोहा नहीं, वसा नहीं, प्रोटीन नहीं, क्या होगा, आयोडीन, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, ये जितनी भी है वो आपके प्रॉपर सारे चैप्टर अगर पढ़े हुए रहेंगे तो इजीली बन जाएंगे। वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि आपके क्या है, ब्रेन में रहने वाली है, ठीक है, इसमें नहीं होगी। पारावटु यानी कि पाराथायरॉयड ग्लैंड है, वहाँ पे भी नहीं होता, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है। वो कहाँ रहेगी आपकी, वृषण में रहती है। कहाँ मिलेगी आपकी, वृषण में। इसे आपके लेडिक सेल, ठीक है, ये आपका लेडिक सेल रहा, उसी को बोल रहा है लेडी कोशिकाएं क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरोन। तो ये यहीं पे मिलेगी आपकी, यानी कि वृषण में मिलेगी। ये वृषण क्या है, मेल ग्लैंड है ना, तो आपके टेस्टोस्टेरोन मेल ग्लैंड थी, वहीं से आपके रिलीज होगा। अंडाशय में नहीं पाए जाते हैं ये चीज़ें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी इसका थोड़ा आपका सेशन बाकी रहेगा, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इतना तब तक की रिवीजन रहना चाहिए, सारे के सारे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया कि बच्चों को अगर पहले से कुछ ना भी मालूम हो तो भी वो अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं।